स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। मॉर्निंग वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ी हुई है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आज दरअसल उनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बताते चले, आज गोरखपुर के दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गौ सेवा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा दर्शन, जो जनता दर्शन कार्यक्रम है, जनता दरबार है, वो भी मुख्यमंत्री के जरिए लगाया जाएगा। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको जानकारी देते चलें कि एमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह में आज समापन उसका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उत्कृष्ट प्रतिभागों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 9:30 बजे समापन कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो जानकारी लगातार हम आपको देते चल रहे हैं। एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते चले। दरअसल चुनावी सुधारों पर आज लोकसभा में अहम चर्चा होनी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सुधारों पर अपना वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे। चुनावी सुधारों पर आज लोकसभा में अहम चर्चा संभव है। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी सुधारों पर अपना वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे। शीतकालीन सत्र में चुनावी बदलावों पर सरकार का फोकस लगातार जारी है। लोकसभा में आज चुनावी सुधार बिल पर बहस और तेज होगी। अमित शाह के संबोधन से चुनावी सुधारों की दिशा स्पष्ट होगी। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार के बीच चुनावी सुधारों पर टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष और सरकार के बीच चुनावी बहस हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा, वक्तव्य रखा जाएगा। शीतकालीन सत्र में चुनावी बदलावों पर सरकार का फोकस लगातार है। लोकसभा में आज चुनावी सुधार बिल पर बहस होने वाली है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और अमित शाह चुनावी सुधारों पर अपनी दिशा को, सरकार की दिशा को स्पष्ट करेंगे। आपको बताते चलें, विपक्ष और सरकार के बीच चुनावी सुधारों पर टकराव की भी स्थिति पैदा हो सकती है। निश्चित तौर पर जो सरकार की तरफ से अपना स्पष्टीकरण रखा जाएगा, स्पष्ट चुनावी सुधारों को लेकर बात रखी जाएगी, उस पर विपक्ष भी अपनी तर्क देता हुआ नजर आएगा। और निश्चित तौर पर ऐसा मुमकिन है कि विपक्ष और सरकार के बीच लोकसभा में इस विषय को लेकर तीखी बहस देखने को मिले। एक और जानकारी आपको देते चले, आज दरअसल एक देश एक चुनाव कमेटी की अहम बैठक होनी है। आज एक देश एक चुनाव कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कमेटी आज चर्चा करेगी। दरअसल आपको बताते चले, कमेटी आज चर्चा करेगी। मसौदा प्रस्तावों पर आज बाकायदा चर्चा होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव मॉडल पर मंथन तेज हो चला है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिति आज समीक्षा करने वाली है। चुनाव समकालिकता पर कमेटी की अहम बैठक ये देखने को मिलेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर दरअसल आज बड़े फैसलों की उम्मीद है। लगातार सरकार की तरफ से भी अहम फैसले लिए जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मॉडल पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चुनाव समकालिकता पर कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, क्या संभव है और किस तरह से संभव है, कितना फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा, देश को होगा, और इस विषय को लेकर किस तरह से मसौदा को तैयार किया जाएगा, ये भी निर्णय लिया जाएगा। और बड़े फैसले की उम्मीद है। और एक देश एक चुनाव अगर होता है तो निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक होगा और
हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार इसका विरोध भी करता रहा है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस विषय पर आज की बैठक में क्या निकलता है। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम देते चले। दरअसल बड़ी खबर है, राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर को जर्मनी के दौरे पर रहने वाले हैं। जर्मनी जाएंगे राहुल गांधी, जर्मनी में मंत्रियों से मिलेंगे राहुल गांधी। 15 से 20 दिसंबर को जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। जर्मनी में मंत्रियों से मिलेंगे राहुल गांधी। विदेश नीति पर राहुल जर्मनी में बैठकें करेंगे। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का यूरोप दौरा जल्द ही शुरू होने वाला है। जर्मन नेताओं के संग राहुल गांधी की अहम बातचीत होगी। कूटनीतिक मुलाकातों पर फोकस रहेगा। कुछ दिन पहले क्लियरली वोट चोरी हुई है। 25 लाख देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हुई है। सर पीछे 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद चले बढ़ते आगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र से नीचे वाले बच्चों पर एफबी और इंस्टा बैन कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से नीचे के बच्चों पर एफबी और इंस्टा सोशल मीडिया साइट को बैन किया गया है। आज से नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बंद होगा ऑस्ट्रेलिया के भीतर। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों पर सख्ती की गई है। फेसबुक और इंस्टा को ब्लॉक कर दिया गया है। 16 साल से कम उम्र वालों को सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खबर है ये। दरअसल आपको बताते चले, ऑस्ट्रेलिया में कड़ा सोशल मीडिया नियम लागू हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए एफबी और इंस्टा पर रोक लगाई गई है। महत्वपूर्ण जानकारी दरअसल हम आपको दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सख्ती, 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया में किसी भी तरह का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। और इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ा कदम ये उठाया गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। और यही कारण है, कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ना इंस्टा और ना ही फेसबुक जो सोशल साइट्स हैं उनका एक्सेस दिया जाए। हालांकि तर्क दिया गया है कि फेसबुक और इंस्टा के एक्सेस से बच्चे जो हैं वो गलत राह पर जा रहे हैं। बहुत सारा उनका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इस तरह का फैसला ऑस्ट्रेलिया में लिया गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सख्ती दरअसल की गई है। एफबी और इंस्टा को बैन किया गया है। दिल्ली प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। महत्वपूर्ण जानकारी दरअसल आपको देते चलें, आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण पर अहम सुनवाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुनवाई करेगा। प्रदूषण नियंत्रण पर कोर्ट सख्त रुख अपनाएगा। माना जा रहा है प्रदूषण नियंत्रण पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। एयर क्वालिटी पर दायर याचिकाओं पर आज बहस होनी है। निश्चित तौर पर दिल्ली के भीतर एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बहस होनी है, सुनवाई होनी है। सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट आज पेश होगी। जो सरकार ने कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण उपायों की समीक्षा करेगा। खराब हवा पर कोर्ट से कड़े निर्देश संभव हैं। जानकारी दरअसल आपको हम देते चल रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चल रहे हैं।
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने नेहरू प्लेस स्थित रैन बसेरा पहुंचकर निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि पिछले 27 वर्षों में कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी चिंता जताती रही हैं। आशीष सूद ने कहा है कि सरकार रैन बसेरों में रहने वाले बेघर लोगों को उचित सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि रैन बसेरों की आड़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आश्रय नहीं दिया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वास्तविक जरूरतमंदों की ही पहचान कर उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जिस प्रकार से लोगों को निराश्रित होकर रैन बसेरों में रहना पड़ता है, ये चिंता का विषय है। 27 वर्षों में कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी नहीं की गई, कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई कि लोगों को सड़कों पे ना रहना पड़े, लोगों को खुले आसमान में ना रहना पड़े, और अगर उन्हें उठाकर किसी रैन बसेरे में ले जाया जा रहे हैं तो वहाँ उनके रोजगार के उपयुक्त साधन हों। इन सब के बारे में कोई चिंता नहीं हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत चिंतित हैं। हम रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को उपयुक्त सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। सबके आई कार्ड चेंज होंगे या सभी नहीं, सब पहचान पत्र बनाए जाएंगे। जो इस देश के नागरिक हैं उनके राज्यों से पहचान पत्र लाए जाएंगे, मगर रैन बसेरों की आड़ में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको रहने नहीं देंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आपातकालीन मानसिकता से अभी भी बाहर नहीं आई है। पूनावाला ने आरोप लगाया है कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया, उसी रास्ते पर राहुल गांधी भी चलते दिखाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने वाले बयान देते हैं, चुनाव हारने पर संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि हमारी है मोहब्बत की दुकान, कहते हैं संविधान का सम्मान, पर है ये इमरजेंसी वाला खानदान। और जैसे इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी और संवैधानिक संस्थाओं को कुचला था, वैसे आज राहुल गांधी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए संवैधानिक संस्थाओं को खुलेआम धमकी देते हैं। और ये पहली बार नहीं, बार बार धमकी देते हैं कि हम आपको देख लेंगे, बदला लेंगे। तो ये परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर आज भी रख रहे हैं, 75 में भी रखा था, कुछ बदला नहीं है। चुनाव हारे तो संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, केस हारे तो जुडिशरी को गाली देना। तो ये दिखाता है कि ये इमरजेंसी का माइंडसेट है और आज भी ये परिवार तंत्र को ऊपर रखते हैं। और ये केवल डी से डिस्टोर्शन, डी से डिसइंफॉर्मेशन और अब डी से धमकी दे रहे हैं। डी से धमकी वैसे टीएमसी वालों ने भी दी है, ममता बनर्जी हो, फिराद हकीम हो। तो ये संविधान रक्षक नहीं, ये संविधान भक्षक है जो संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम को लेकर अपने बयान में कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म का पालन करना भी उतना ही जरूरी मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका धर्म उन्हें सभी से प्रेम कराना सिखाता है, किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रखता। मसूद ने कहा है कि वंदे मातरम एक विचारधारा का गीत है और जब भी इसे गाया जाता है वो सम्मान स्वरूप खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी की राय या दबाव के कारण वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते और ना ही अपनी मान्यताओं से समझौता कर सकते। कायदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं तो भैया हक बात करता हूं, दूसरे के धर्म का इज्जत करता हूं और अपने धर्म का पालन करता हूं और मेरा धर्म जो मुझे सिखाता है उसके ऊपर खड़ा रहता हूं। मेरा धर्म सबसे मोहब्बत सिखाता है, अल्लाह की जात के अंदर किसी की शिरकत नहीं चाहता है, दिखाता है। मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। और जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के सलाह के बाद इसको शामिल किया था। हमारी विचारधारा का गीत है, हमारी पार्टी के हर अधिवेशन के अंदर इसका पाठ होता है। जब वंदे मातरम होता है हम उसके सम्मान के अंदर खड़े होने का काम करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम जो शब्दों का खेल है, उस शब्दों का फेर है, उसके ऊपर आप घेरने की कोशिश करते रहिए। मैं अपना धर्म तो छोड़ने से रहा आपकी वजह से।
किस शब्द पे आपको लगता है कि उन्होंने बात कही? देखिए मुझे नहीं पता उनको क्या है। अल्लाह के उसके अंदर सजदा जो है, यानी सजदा जब करते हैं आप, तो दंडवत जिसे बोलते हैं, वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं हो सकता। ना अपनी माँ को हो सकता, ना अपने बाप को हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को नहीं हो सकता, तो फिर हम कैसे कर देंगे जब अल्लाह के अलावा, और अल्लाह की कोई आकार तो है नहीं, नूर है। हम तो यहाँ करेंगे, यहाँ भी हम तो अल्लाह को मान के यहाँ भी कर लेंगे सजदा, यहीं कर लेंगे, हम तो यहीं कर लेंगे इसी धरती के ऊपर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि चुनाव चोरी देश के लिए अहम और चिंताजनक मुद्दा है। 2024 के चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, जिसमें फर्जी वोटर, डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस शामिल थे। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास इन आरोपों का 100% पुख्ता सबूत है। उन्होंने इसे साबित करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर ये सब उजागर हुआ तो सामने आएगा कि देश में लोकतंत्र और मताधिकार को गंभीरता से खतरा है। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा देश की वास्तविक समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो महंगाई, बेरोजगारी और अन्य गंभीर मुद्दों पर बहस से बचने के लिए ऐसे विषय उठा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम पर चर्चा ध्यान भटकाने की कोशिश है। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसी लिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। ये नहीं हो सकता। इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। ये मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ये बातें उनके सामने रखी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उनका अपमान किया है। कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री का तब जन्म भी नहीं हुआ था जब देश को आज़ादी मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को इतने साधारण तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह मोदी उन्हें वो न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आपको इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेताদের লজ্জা করে না? স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কোথায় ছিলে? দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তোমরা জন্মাওনি, তখন আমরাও জন্মাইনি, কিন্তু আমাদের পিতা প্রপিতামহরা জন্মেছে যারা জানতেন স্বাধীনতা আন্দোলন, যারা আমাদের শিখিয়েছেন। কালকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা, যেন মনে হচ্ছে হরিদা আর শ্যামদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি ন্যাশনাল সং রচনা করেছিলেন,
তাকে এইটুকু সম্মান দিলেন না? আপনাদের তো মাথা নিচু করে নাক্ষত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে, তাতেও ক্ষমা হবে না। আপনারা অসম্মান করেছেন দেশের ইতিহাসকে, দেশের সংস্কৃতিকে, দেশের আন্দোলনকে। আন্দোলন করেছিল কারা? স্বাধীনতা আন্দোলন। বাংলা 90% লোক বাংলায় শহীদ হয়েছিল, ফাঁসির কাটে গেছিল, জেলে ছিল, বন্দি ছিল, আর ছিল কিছু পাঞ্জাব। কোথায় ছিলেন আপনারা? রাজা রামমোহন রায়কে বলে দিলেন তিনি নাকি দেশপ্রেমিক নন, ক্ষুদিরামকে বলে দিলেন সন্ত্রাসবাদী, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙলেন, ইলেকশনের সময় সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছেন কোটি কোটি টাকা খরচ করে, আর অন্য সময় সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দাও, শীতলকুচিতে গুলি করে মারো। ভুলে গেছেন সব, ভুলে গেছেন সব। নির্বাচনের সময় রাজবংশ। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।